वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जेकेपीएससी केएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है और हमने स्टार्ट किया हुआ है लेक्चर सीरीज। लेक्चर फर्स्ट आज रहने वाला है और वो पहला लेक्चर होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आप सबको पता होना चाहिए, यूरोपियंस में फ्रेंच भी, पोर्टुगीज भी, ब्रिटिशर्स भी, डैनिश भी, डेनमार्क वाले भी और डचेस भी इंडिया में आ चुके हैं। और ये रीज़न क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगीज ही पहले आए। ऐसा क्यों नहीं कि फ्रेंच क्यों नहीं आया पहले, ब्रिटिशर्स क्यों नहीं आए पहले, या बाकी जितने भी यहाँ पे आए थे उनमें से फ्रेंच या पोर्टुगीज ही पहले क्यों आए, फ्रेंच क्यों नहीं पहले आए या इंग्लिश क्यों नहीं पहले आए। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन, यूरोपियन इन इंडिया, क्वेस्ट फॉर डिस्कवरी ऑफ सी रूट। सी रूट को डिस्कवर करने की क्या ज़रूरत पड़ी 1500 एडी के आसपास। 1500 एडी के आसपास क्या ज़रूरत पड़ी कि सी रूट को वो डिस्कवर करे। इससे पहले देखिएगा 1500 से पहले जो है वो ट्रेड होती थी, वो थ्रू लैंड रूट होती थी, लैंड से होती थी, ज़मीनी रास्ते से ट्रेड होती थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 1500 एडी के आसपास जो है वो जब पोर्टुगीज़ इंडिया पे पहले आए, और वो भी मैं आपको कहूँगा कि पोर्टुगीज़ ही क्यों पहले आए, रीज़न क्या है उसके पीछे, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है यूरोप में, उन्होंने क्या अपने बारे में लिखा है कि पोर्टुगीज़ ही क्यों पहले इंडिया आए, वो भी हम जानेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, लेकिन पहले आपको ये यहाँ पे समझना है कि लैंड रूट उससे पहले था और सी रूट को डिस्कवर करने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिएगा यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है आप लोगों को। सी रूट मैं आपको बताऊंगा, सी रूट यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा यहाँ से अफ्रीका से होके होके ये जाके आप मिल जाता है। देखिए सी रूट यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट जो है ना, मेडागास्कर के दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी ट्रेड जाती थी और कहाँ पे पहुँचती थी, इंडिया में पहुँचती थी। लेकिन ट्रेड जो है लैंड रूट से भी होता था। तो यूरोप यहाँ पे है, यूरोप वाला पार्ट यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये यूरोप है और यहाँ से इंडिया में आने के लिए बिल्कुल शार्ट रास्ता था, हल्का सा रास्ता था। और उस वक्त की जो एक तरह से समंदर का रास्ता था, मुश्किल था एज पर लैंड रूट, लेकिन स्टिल उन्होंने क्यों इसको ऑप्ट किया कि हम डिस्कवर करें सी रूट टू इंडिया। देखिए हम पहले जानेंगे क्या इंडिया के बारे में। यहाँ पे लैंड रूट में कोई ऐसा एविडेंस है कि ये इंडिया में यूरोपियंस पहले आए थे। देखिएगा एलेक्जेंडर भी, जब उन्होंने ग्रीक्स ने अटैक कर दिया, वो भी इंडिया आया था। उसके बाद डायरस जो है वो भी इंडिया में आया था 522 बीसी में। और देखिएगा इस सारे के बारे में, ये सब जो है ना, यहाँ पे एक बंदे ने इस बुक को लिखी थी, लेकिन वो बंदा जो है वो नाम है उसका अननोन ग्रीक ऑथर, और इस बुक का नाम है, आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, बहुत कम बुक्स में इस बुक के बारे में लिखा गया है। जब आप प्री की तैयारी करते हो तो आपको इस बुक के बारे में पता होना चाहिए। पेरिप्लस ऑफ अर्थन सी, पेरिप्लस ऑफ अर्थन सी, इस बुक को याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस बुक में यह मेंशन करता है कि ट्रेड लिंक जो है वो इंडिया और यूरोपियंस के बीच में था, इंडिया और यूरोपियंस के बीच में था। जब अननोन ऑथर की बात आती है तो आपको ये जहन में आना चाहिए, ये काफ़ी एंशंट टाइम की बुक होगी, काफ़ी एंशंट टाइम की बुक होगी। उसके बाद फिर एक ट्रैवलर आते हैं, एक ग्रीक एक्सप्लोरर आते हैं, उसका नाम है स्काइलेक्स। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 1500 एडी से पहले जो है वो लैंड से ट्रेड होती थी, वो आपको इन चीज़ों से पता चलेगा। 1500 से पहले पहले ट्रेड होती थी लैंड रूट से, उसके बाद सी रूट का इस्तेमाल किया गया। 600 बीसी में स्काइलेक्स जो है ना, कहा जाता है कि पहले वेस्टर्न ट्रैवलर बन गए जो इंडिया में आए, पहले वेस्टर्न ट्रैवलर, याद रख लीजिए ट्रैवलर। और ये कब आए थे? 600 बीसी में। 600 बीसी में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक ना आपको ये इमेज समझ आएगी तब तक आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस समझ नहीं आएगा। ये वाली इमेज आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठानी है। उसके बाद धीरे धीरे जब बहुत सारे रूलर्स ने यहाँ पे रूल किया, किंग्स ने रूल किया, एम्परर्स ने रूल किया, तो फॉरेन विजिटर्स भी उनके समय पे आए, राइटर्स उनके समय पे आए। लाइक पहले हमने जिक्र किया स्काइलेक्स, उसके बाद फहीन, स्वेंसिंग, रजाक, इब्न बतूता, अल बरूनी। रुकिएगा, इनके बारे में मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि इन्होंने
इंडिया के बारे में ये चीज लिखा था कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, गोल्डन स्पैरो एंड गोल्डन बर्ड। इन्होंने लिखा था कि इंडिया की जो लैंड है वो लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है, आप वहां पे जाओ इंडिया में और अमीर बन के लौट आओ। गोल्डन स्पैरो भी कहा गया था और गोल्डन बर्ड भी कहा गया था। देखिएगा उसके बाद फिर यहां पे रीजन क्या था, देखिएगा अच्छी क्वालिटी का कॉटन मिलता था। ये कॉटन आपको पता होना चाहिए डेक्कन ट्रैप में मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है। और उसके बाद फिर डेक्कन प्लेट्यू में आपको यहाँ पे समझा लेता हूँ। देखिए इंडिया का ये जो पार्ट है ना, ये ट्रायंगल जहाँ से बन रहा है, ये वाला पार्ट वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और ये वाला जो पार्ट बनता है ये सारा डेक्कन ट्रैप में है। और डेक्कन ट्रैप में ब्लैक सॉइल पाई जाती है जहाँ पे कॉटन मिलता है। उसके बाद सिल्क भी मिलता था और स्पाइसेस भी इंडिया में ही मिलते थे, लेकिन अच्छी क्वालिटी के। और रीजन देखिएगा, रीजन सी रूट डिस्कवर करने का सबसे बड़ा यही था। ये वाला जो अब हम पढ़ेंगे पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा अच्छी तरह से। जब आपको ये चीजें समझ आ गई तो आप मेंस के लिए कम से कम, मेंस में कम से कम 2 या 4 क्वेश्चन आप यहीं से रट लोगे, यहीं से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल अंपायर। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल अंपायर, ये अंपायर एक टर्की का शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल, और टर्की आज इसको टर्की बोला जाता है, टर्की का ये शहर है। 1453 में यहाँ पे एक लड़ाई होती है बिटवीन अरब्स, बिटवीन मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स के साथ कौन अपोजिट में होता है, क्रिश्चियंस। या हम ये कह सकते हैं ये बाइजेंटाइन अंपायर तुर्की में राज करता था। लेकिन जब उनकी लड़ाई मुसलमानों के साथ हुई, अरब्स के साथ हुई, डिफीटेड, यानी क्रिश्चियंस व डिफीटेड। और इनको किसने डिफीट किया, मुस्लिम्स ने, अरब्स ने। अरब का लीडर कौन था, मुस्लिम्स का लीडर था महमूद सेकंड, जिसको कहा जाता था महमूद कॉन्करर। उसके बाद यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होती है अरब और मुस्लिम रूल की, मुस्लिम अंपायर की, इन द हैंड्स ऑफ। ये सारा जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो किनके हाथ में चला गया, वो अब मुस्लिम्स के हाथ में चला गया, ये मुस्लिम्स के हाथ में चला गया। देखिएगा अब यहाँ पे ये जानना आपको जरूरी है कि कॉन्स्टेंटिनोपल शहर कहाँ पे है। ये देखिएगा हम लोग अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया से यहाँ तक हम जाएंगे, और ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला यहाँ पे पार्ट, ये है टर्की का पार्ट। और टर्की जो है वो जल्दी से मिल जाता है साथ में इटली के साथ, इटली का बॉर्डर इनके साथ मिल जाता है। जब ये वाला शहर यहाँ पे, ये जो टर्की का शहर है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक था, एक रूट था, वो जब मुसलमानों के हाथ में चला गया तो ये बंद हुआ। और बंद इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम्स ने हाई टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया। जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे कम दामों में मिलते थे, वो यहाँ पे आते आते, यूरोप में आते आते उनकी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होती थी। तो यही एक रीज़न रहा कि यूरोपियंस ने ये सोचा कि हम लोग सी रूट टू इंडिया डिस्कवर करेंगे। ऐसा नहीं था कि यूरोपियंस में सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगल वाले पहले थे, पोर्टुगीज ही पहले थे, ऐसा नहीं था। यह मैं आपको कहूँगा कि पोर्टुगीज ही क्यों आए पहले, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वंस फॉर ऑल आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा याद रख लीजिएगा, जब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल अंपायर की, तो मैंने ये यहाँ लिखा कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम एंड अरब अंपायर एंड जो ट्रेड थी वो मुसलमानों के हाथ में चली गई। रीजन क्या था कि मुस्लिम्स जो है वो इस वार को जीत गए। और देखिएगा जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम इस दुनिया से रुखसत कर गए, तो उन्होंने एक जो है वो तालीम दी थी, वो तालीम थी पूरे वर्ल्ड में कि वेलफेयर स्टेट हमें कायम करना है, वेलफेयर स्टेट। और इस वेलफेयर स्टेट में क्या था, रूल ऑफ लॉ था। याद रख लीजिएगा, मैं मदीना की रियासत की मैं बात करता हूं, इसका इंपैक्ट यहाँ पे डायरेक्टली पड़ जाता है जब मुस्लिम यहाँ पे ये जीत जाते हैं इस वॉर को, इस बैटल को। रूल ऑफ लॉ था, एजुकेशन थी, और सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिस था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर कोई स्लेव था उसको भी एजुकेशन की जो है वो एक तरह से उनको भी अलाउ किया जाता था। अगर कोई स्लेव था उनको भी राइट टू इक्वालिटी थी, जस्टिस था। तो जब ये दोनों चीज़ें आती है समाज में, तो हर जो है वो समाज का हर वो तबका जो है वो ऊपर उठ जाता है। और यही रीज़न था कि मुस्लिम जो है वो हर जगह पे जो है वो अपनी एक तरह से कामयाबी करते थे, कामयाबी पाते थे। यही एक रीज़न था। और ये लड़ाई क्यों थी बिटवीन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में, देखिएगा ये एक रिलीजन की लड़ाई है।
ये एक रिलीजन की लड़ाई है। रिलीजन की इस तरह से लड़ाई है, ये जो है वो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच में ये रिलीजन की लड़ाई है। याद रख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे ये बात कहेंगे कि ये रिलीजन की लड़ाई है। और मोनोपोली, अब देखिएगा, जब कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर खत्म हो गया, वहां पे एक मोनोपोली करते थे इटाली वाले जो है वो ट्रेड अपने हाथ में लिया करते थे। वो सारा ट्रेड उनके हाथों में था। और रीजन क्या था कि प्राइस जो है वो काफी ज्यादा हाई थे। एक रीजन वो भी था कि इन्होंने लैंड रूट को ये चाहा कि हम वो डिस्कवर करेंगे ताकि इटली से हम छुटकारा पाएंगे। और दूसरा ये था कि ऑटोमन एम्पायर जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जब कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर फॉल हुआ, बाइजेंटाइन एम्पायर फॉल हुआ, तो उसके बाद फिर ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी अरब्स का एम्पायर इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इसमें रीज़न ये था कि प्राइसेस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए। जो इंडिया का प्रोडक्ट जब यूरोप में पहुंचता था तो वो प्राइस काफ़ी हाई होती थी उसकी। यहाँ से यहाँ तक जब वो पहुंचता था तो उसकी जो प्राइस थी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो ये भी एक रीज़न था कि उन्होंने डिस्कवर करना चाहा कि हम सी रूट डिस्कवर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सी रूट डिस्कवर करना ईजी था। आज भी आप अगर देखोगे कि बड़े बड़े शिप्स समंदर को कतराते हैं का पार करना। लेकिन ऐसा क्या रीजन था कि उन्होंने इस चीज को भी कहा कि हम इसको भी एब्जॉर्ब करेंगे, ये भी हम देख लेंगे, इस टेक्नोलॉजी को हम बिल्ड अप करेंगे और हम लोग सी रूट डिस्कवर करेंगे इंडिया। क्वेस्ट फॉर सी रूट टू इंडिया अभी भी था। लेकिन इन 1400 1453 में, जैसे मैंने आपको कहा कि ये रिलीजन की लड़ाई थी, तो रिलीजन में ऐसा था कि सेपरेट ऑफ रिनेसेंस रिफॉर्म स्टार्टेड इन यूरोप। यूरोप में 15th सेंचुरी आते आते रिनेसेंस का कॉन्सेप्ट आ गया, रिफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट आ गया। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में स्टार्ट हो गई और यूरोप ने एडवांसमेंट करना स्टार्ट कर दिया। यूरोप वालों ने क्या कहा कि हमें एडवांसमेंट करना है, किस में, किन कौन कौन सी फील्ड में? देखिएगा, शिप बिल्डिंग में, नेविगेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। देखिएगा, शिप बिल्डिंग और नेविगेशन सबसे अच्छा उस वक्त जो है वो अरब्स के हाथ में था, मुस्लिम्स के हाथ में, मुसलमानों के हाथ में था। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इस दुनिया से रुखसत कर गए तो उसने एक लेगेसी अपने पीछे छोड़ा था, वेलफेयर स्टेट का, मदीना की रियासत, और एक और उन्होंने पीछे छोड़ा था कि हमें एजुकेशन देनी है लोगों को, और हमें हमारे पास जस्टिस होना चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? मदीना की रियासत, जो कि पहली वेलफेयर स्टेट थे वर्ल्ड की। तो जब ये सारा वहाँ पे था तो अरब जो है वो शिप बिल्डिंग में सबसे पहले थे, नेविगेशन में सबसे नंबर 1 थे। यानी अब तक वर्ल्ड में कंसेप्ट ही नहीं था कि हम लोग समंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं नेविगेशन में, या हम समंदर के ज़रिए से हम लोग तिजारत कर सकते हैं। या हम लोग 1500 की एडी की बात करते हैं आसपास। हम यहाँ पे ये कंफर्म होता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आते हैं। वो भी अरब थे, और वो भी अरब थे, वो लैंड रूट नहीं बल्कि वो सी रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 712 में, उस वक्त जब इंडिया में अरब्स आते थे, तो उनकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी हमें पता चलता है। तो इंडिया में वो पहले आया था और उनकी जो शिप बिल्डिंग थी, नेविगेशन थी, वो स्ट्रांग थी। और एक और यहाँ पे कंफर्म होता है, देखिएगा, जब भी अरब्स ने इंडिया में उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो जब मॉनसून विंड्स हमने पढ़ा है, मॉनसून के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से एक वर्ड है मौसम। मौसम की वजह से मॉनसून बढ़ा। ये अरबिक वर्ड है मौसम, उन्होंने ही इस वर्ड को दिया था, क्योंकि ये विंडस जब वो ट्रेड करते थे यहाँ से पेनिनसुलर इंडिया की तरफ, जब वो ट्रेड करते थे इंडिया में, तो जब अरब्स वहाँ यहाँ से आते थे इन एरियाज से, तो उनको इन विंडस से गुजरना पड़ता था। तो इन्होंने इन विंडस का नाम रखा मौसम, लास्ट में, जो कि एक मौसम एक अरबी लफ्ज़ है, लास्ट में इस जो वर्ड को जो है वो चेंज किया गया और बनते बनते ये मॉनसून बन गया। तो ये भी यहाँ से पता चलता है कि अरब्स जो है वो इंडिया में पहले से ही सी रूट से ट्रेड करते थे। और अब रीज़न यह था, जब यूरोप में रेनेसेंस आ गया तो राइज इन प्रोडक्शन हुआ, इन्वेस्टमेंट हो गई ज़्यादा, और इसमें जो है वो स्पेन जो है वो आगे आगे आया, और पोर्टुगल भी पावरफुल बन गया। लेकिन पोर्टुगल पावरफुल इसलिए बन गया क्योंकि पोर्टुगल वालों ने ये कहा कि हमें रेजिस्टेंस करनी है, शो इस्लाम को फैलाने के लिए हमें इजाज़त नहीं देना चाहिए, हमें आगे उनको जो है वो एक तरह से इस्लाम के जो मुसलमानों का जो फेथ है उसको एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, उसका एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई, और यही रेजिस्टेंस की वजह से पोप निकोलस फिफ्थ, ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोप निकोलस फिफ्थ ऑफ
जो यूरोप का जो एक क्रिश्चियंस का जो एक हेड होता है, उसने क्या एक लाइसेंस दी किसको, प्रिंस हेनरी को, जिस प्रिंस हेनरी का नाम क्या है, नेविगेटर। आप उन्होंने ये कहा कि आप नेविगेट कर लीजिएगा सी रूट टू इंडिया इन 1454 में। और ये नेविगेटर कौन था, ये प्रिंस हेनरी कौन था, ये एक पोर्टुगीज प्रिंस था। और स्पेन को भी एक जो है वो इजाज़त दी गई, और इन्होंने कहा कि हम, स्पेन वालों ने कहा कि हम लोग जो है वो, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, अटलांटिक ओशन यहाँ पे, तो अटलांटिक ओशन के इस साइड में ईस्ट इन्होंने कहा, और इस साइड में वेस्ट, जब भी साउथ अमेरिका और इस चीज इसकी बात आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले इस चीज़ के बारे में आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए। तो ये आपके मन में से ये क्वेश्चन उतरना चाहिए, आपको पूरा समझ आना चाहिए। क्योंकि पोर्टुगीज इसलिए पहले आए क्योंकि उन्होंने क्या किया, रेजिस्टेंस शो की, इस्लाम को फैलाने इन्होंने इजाज़त नहीं दी, इन्होंने मुस्लिम्स के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ की, यानी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा जब लड़ाई हो गई 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर के बारे में जब फॉल हुआ उसका, तो उस वक्त जो है वो ज़्यादा फोर्स जो है वो एक मुसलमानों के सामने सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगीज़ बन के आ गए। उसके बाद फिर 1487 में पोर्टुगीज़ जो है वो नेविगेटर ने क्या किया, उसने एक डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया सी रूट टू इंडिया। तब तक वो 1454 के बाद इन्होंने स्ट्रांग किया अपने नेविगेशन, इस टेक्नोलॉजी को और शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी को, जो बड़े बड़े समंदर को क्रॉस कर सकता था। ये जो बार्थोलोम्यू डेज है, ये पहली बार इंडिया की तरफ निकल पड़े, इंडिया को डिस्कवर करने के लिए, ईस्ट को डिस्कवर करने के लिए, और ये पहुंचे केप ऑफ गुड होप में। जी हाँ, केप ऑफ गुड होप ये है, ये वाली जगह जो है वो केप ऑफ गुड होप है। ये पोर्टुगाल से केप ऑफ गुड होप की तरफ आ गए, लेकिन ये वापस चला गया यहाँ से, क्योंकि इसे पता नहीं था कि हमें किस तरफ जाना है। और उसके बाद जब ये आते हैं, जहाँ तक मैंने आपसे कहा कि पोर्ट बार्थोलोम्यू डेज आते हैं, लेकिन बार्थोलोम्यू डेज वापस चले जाते हैं यहाँ से। स्पेन जो है वो डिस्कवर करता है साउथ अमेरिका को, ब्राज़ील को डिस्कवर करता है। उसके बाद 17 मई 21 मई को 1498 को वास्को डी गामा जो है वो इसी गेप ऑफ गुड होप को इस्तेमाल करता है, जो अभी मैंने आपको दिखा, इसी रास्ते को इस्तेमाल करता है। और वहाँ पे वो एक लकी पर्सन था कि अरब ट्रेडर्स वहाँ पे मौजूद थे, और वर्कर्स फ्रॉम गुजरात मौजूद थे। उन्होंने इनके जो शिप्स थे, जो कि 3 या 4 शिप्स का फ्लीट था, उसको हेल्प किया कि आप इंडिया आ सकते हो, आप इंडिया पहुँच सकते हो। और कैप्टन ऑफ शिप जो था वो था अब्दुल बिन अहमद बिन माजिद वाज द कैप्टन ऑफ द शिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हिंदू रूलर जो था वो कैलिकट का हिंदू रूलर था, वो केरल में है कैलिकट, जिसको कैजिकोड भी कहते हैं। उसका नाम था जैमोरिन, उसने वेलकम किया, और जैमोरिन का दूसरा नाम जो है वो जमुथ्री भी था। और उसने फ्रेंडली रिसेप्शन दिया वास्को डी गामा को, फ्रेंडली रिसेप्शन दिया वास्को डी गामा को। और यहाँ पे याद रख लीजिएगा, वास्को डी गामा कहा जाता है कि 3 महीने तक इंडिया में रहते हैं, और ये भी बिलीव किया जाता है वास्को डी गामा ने जितना अपने नेविगेशन में खर्चा किया था, इंडिया को डिस्कवर करने के लिए, उससे ज़्यादा वो 60 to 100 टाइम्स यहाँ से गिफ्ट हासिल करते हैं। 60 to 100 टाइम्स यहाँ से वो गिफ्ट हासिल करते हैं। ये गिफ्ट इसलिए हासिल किया गया क्योंकि एक जो ट्रेड बंद हुई थी बिटवीन यूरोप और इंडिया के बीच में, वो बहाल हो गई, और यूरोप इंडियंस चाहते थे कि वो अपना माल को बाहर एक्सपोर्ट करे, और ये भी एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न ये भी था, देखिएगा, दूसरा रीज़न ये भी था कि इंडिया जो है लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ था, लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ था। यहाँ पे आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो है वो काफ़ी अच्छे अबांडेंस में रिसोर्सेज मौजूद थे, लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। और यही वजह थी कि इन्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाई इंडियंस वास्को डी गामा को काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर पेड्रो एल्वेरस कॉब्रल इस्टेब्लिश करते हैं पहली फैक्ट्री को 1500 एडी में एट कैलिकट। लेकिन उसके बाद ये कैलिकट को लेफ्ट करते हुए ये जाते हैं वापस, और उसके बाद फिर से वास्को डी गामा दूसरी बार इंडिया में आते हैं। और इस वक्त वो इसलिए आते हैं ताकि वो ट्रेडिंग सेटलमेंट्स करें, ट्रेडिंग फैक्ट्रीज़ को इंडिया में इस्टेब्लिश करें। और उन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्रीज़ कहाँ पे इस्टेब्लिश की, ट्रेडिंग सेटलमेंट्स कहाँ पे इस्टेब्लिश की, खनूर में, जो कि केरल में है जगह। उसके बाद कैलिकट, कैनून और कोचिन, कैलिकट, कैनूर और कोचिन, ये एक सारी जो जगह है ये केरल में है, और ये बिकेम
ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ पोर्टुगीज। यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स पोर्टुगीज में, पोर्टुगीज के इंडिया में बने, कैलिकट, कैनूर एंड कोचिंग। और इन ट्रेनिंग सेंटर्स का नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेडो डा इंडिया। स्टेडो डा इंडिया वाज द ट्रेनिंग सेंटर्स जो कि इंडिया पोर्टुगीज का यहाँ पे था। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। यह था आज का पहला लेक्चर, जो कि जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, और नंबर आपको यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, और आप ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच।